हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो कि आपको बेनिफिशियल होंगी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एलडीसी सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट और इसके अलावा भी जितनी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें सर्विस रूल्स सीसीएस रूल्स पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि आपका जो 50% पार्ट होता है सीसीएस रूल्स वाला वो पूरा कवर हो जाए। तो आज इसी की सीरीज में हम लेके आए हैं पहला वीडियो सीसीएस लीव रूल 1972 का। तो ये थ्योरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम कंटिन्यू जो इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और साथ ही जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो प्रश्न आपको करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं खाली मैं वही कवर करूँगा। वैसे तो बहुत बड़ा ये रूल है, क्योंकि आपकी समझ में भी नहीं आएगा। खाली मैं आपको वही बताऊँगा जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपके लिए लाभदायक होंगी। तो सबसे पहले बात करें चैप्टर 1 में इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो ये रूल हैं ये सीसीएस लीव रूल 1972 के नाम से जाने जाएंगे और ये कब से फोर्स में आए हैं? फर्स्ट डे ऑफ जून 1972। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछ लेता है कि कब फोर्स में आए, तो ये 1 जून 1972 से ये रूल लागू हुए हैं। अगला आप देख लेते हैं ये किस किस के ऊपर अप्लाई होने वाले हैं। तो ये रूल जो है सेल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट सिविल सर्विसेज सेंट्रल की हैं उसमें सब पे लागू होने वाले हैं, केवल इन लोगों को छोड़ के। इनके ऊपर ये जो है रूल लागू नहीं होंगे। रेलवे सर्वेंट्स हो गए, पर्सनल इन कैजुअल एंड डेली रेटेड और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो गए, पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज। तो ये जो नीचे लिस्ट दी हुई है पूरी, आप देख लीजिए, इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। सीधा सीधा यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि इनमें से किसके ऊपर ये लागू नहीं होते हैं। तो आपको फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना है कि ये इन कैटेगरीज पर लागू नहीं होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि जब कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परेरी ट्रांसफ़र या फिर फॉरेन सर्विस में चला जाता है तो क्या फिर भी ये रूल उसके ऊपर अप्लाई होंगे? तो हाँ जी, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है रूल 4 में कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके ऊपर ये कंटिन्यू लागू होंगे रूल, जो कि टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे या तो इंडियन रेलवेज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया में जा चुके हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्या छुट्टी अधिकार है? और यदि अधिकार नहीं है तो किस रूल में ये वर्णन किया गया है? तो जो लीव रूल का रूल 7 का 1 कहता है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड, मतलब छुट्टी को अधिकार के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के नीचे इन्होंने एक बात और बोली है, बट जो भी कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी, छुट्टी को जो भी स्वीकृत करने वाली अथॉरिटी है, वो जो है उसके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा कि जो एक बार छुट्टी अप्लाई कर दी उसमें चेंज कर ले। सपोज दैट किसी ने जो है एचपीएल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अथॉरिटी के पास कोई पावर नहीं है कि वो उसको ईएल सैंक्शन कर दे जब तक कि वो जो है लिखित आवेदन ना दे। जैसे यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि छुट्टी को मना किया जा सकता है, रिफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन छुट्टी में अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक और कंडीशन है, अगर रूल 20 के तहत किसी ने छुट्टी अप्लाई की है तो उसको जो है रिफ्यूज़ भी नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो है मेडिकल आधार पे उसको छुट्टी दी जाती है। इस रूल 20 में क्या बोला गया है कि सपोज दैट किसी मेडिकल अथॉरिटी ने ये रिपोर्ट दिया कि जो है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि वो दोबारा उसको जो है छुट्टी, मतलब दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता, और उस बेस पे उसने छुट्टी अप्लाई की है, तो उसकी छुट्टी को रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता।
तो यहाँ से भी फ्रेंड्स सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि किस रूल के तहत छुट्टी अप्लाई करने पे रिफ्यूज या रिवोक नहीं की जा सकती। तो वो रूल 20 में जो है, रूल 20 के तहत यदि कोई छुट्टी अप्लाई कर रहा है तो उसकी छुट्टी को रिफ्यूज या रिवोक नहीं किया जा सकता। रूल 10 में कहा गया है कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर। इसका मतलब है कि सपोज दैट कोई छुट्टी चला गया और उसके छुट्टी काटने आने के बाद वो चाहता है कि मैं तो यार नहीं, मुझे एचपीएल नहीं, मुझे तो ईएल जाना था। तो 30 दिन के अंदर अंदर यदि वो आवेदन दे कि मैं छुट्टी चेंज कराना चाह रहा हूँ, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है छुट्टी को चेंज करा सकता है। अब एक अगला प्रश्न बन जाता है, क्या छुट्टियों को जो है एक दूसरे के साथ कंबाइंड किया जा सकता है कि ईएल को मैटरनिटी लीव या पैटर्निटी लीव मतलब अदर काइंड्स ऑफ लीव के साथ कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। तो हाँ, रूल 11 हमारा बोलता है कि छुट्टियों को एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में दी जा सकती हैं, लेकिन एक शर्त और है कि कैजुअल लीव मतलब सीएल जो है लीव रूल के तहत नहीं दी जा सकती। इसीलिए जो है सीएल को किसी भी लीव के साथ कॉम्बिनेशन नहीं किया जा सकता। हाँ, सीएल को केवल एससीएल मतलब स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ही सैंक्शन किया जा सकता है। अब एक प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से भी बन जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस लीव लगातार कितने दिन तक की छुट्टी एक सरकारी कर्मचारी को दी जा सकती है। तो लगातार 5 साल तक की छुट्टी जो है एक सरकारी कर्मचारी को एक बार में दी जा सकती है। एक अगला प्रश्न बन जाता है कि किन जो है सरकमस्टांसेस में छुट्टी नहीं दी जाएगी, मतलब बिल्कुल सख्त मना किया गया है कि छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो ऐसे कर्मचारी जिनको जो है पनिशिंग अथॉरिटी ने जो है डिसाइड कर लिया है कि इनको डिसमिस किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट सर्विस से, तो ऐसे कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। और ये कहा गया है रूल 17 में। आप ये चीज़ भी नोट करते चलिएगा क्योंकि ये ही प्रश्न सीधे सीधे आपके रखे हुए मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। ये आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है कि मतलब लीव रूल 20 में जो कहा गया है कि अगर लीव रूल 20 के तहत किसी ने छुट्टी अप्लाई की है तो उसकी छुट्टी को मना नहीं किया जाएगा। यदि किसी मेडिकल अथॉरिटी ने लिख के दे दिया है कि भाई ये जो है फिट नहीं हो सकता ड्यूटी पर वापस आने के लिए। एक होता है कि जो जीएच होते हैं आपके कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विद लीव, तो उनको क्या परमिट किया जा सकता है। तो यदि वे छुट्टियों के स्टार्ट और छुट्टियों के लास्ट में पढ़ रहे हैं तो वो आपको जो है उनकी परमिशन दी जा सकती है। साथ ही सीएल में क्या होता है, हमारा सीएल क्योंकि सीएल इस रूल के तहत गवर्न नहीं होती है, तो सीएल में जो बीच में भी छुट्टियां पड़ती हैं वो भी आपकी जो है लीव में काउंट नहीं होती हैं। तो चाहे कहीं भी पड़े वो छुट्टियां वो आपको परमिशेबल होती हैं। लेकिन बाकी जो छुट्टियां हैं इसमें केवल सफिक्स और प्रीफिक्स यानी जो शुरू में और जो लास्ट में छुट्टियां पड़ती हैं जीएचआरएच वगैरह वो ही केवल आपको परमिशिबल है। अब प्रश्न बनता है कैलकुलेशन ऑफ अनलीव यानी अर्जित अवकाश का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए जो पूर्ण कैलेंडर मास है उसके लिए आपको 2.5 दिन जो है ईएल आपके खाते में जमा की जाएगी। और सपोज दैट किसी छमाही में कोई कार्मिक जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर था, तो जितनी दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर था उसका 1/10 आपका जो आगामी जो उसकी छमाही स्टार्ट होगी जिसमें उसकी 15 दिन 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 दिन ईएल आपके खाते में जोड़ी जाती हैं। लेकिन यदि कोई ईओएल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर था तो जितने दिन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर था उसका 1/10 घटा के ही उसको जोड़ा जाएगा। सपोज दैट कोई कार्मिक 100 डेज ईओएल पे था पिछली छमाही में, तो उसका जो है 1/10 मतलब 100/10 10 ईएल उसका माइनस करते हुए केवल 5 ईएल ही उसके खाते में जोड़ा जाएगा 1 जनवरी या 1 जुलाई जैसा भी कंडीशंस होंगी। और जो भी फ्रैक्शंस होगा वो नेक्स्ट नियरेस्ट डे में जो है राउंड ऑफ किया जाएगा। हाफ पे लीव की बात करें तो हाफ पे लीव में आपका ये रूल 29 में है और ये जो है ये आपका जो है प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन आपके खाते में जोड़ा जाता है। और जो पूर्ण छमाही नहीं होती है तो प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिन के हिसाब से आपके खाते में जोड़ दिया जाता है।
एक होता है लीव नॉट ड्यू, ये रूल 31 में होता है। तो लीव नॉट ड्यू दिया जाता है जब आपके पास छुट्टियां अवेलेबल नहीं होती हैं, तब जो है मैक्सिमम पूरी सर्विस के दौरान 360 दिन आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे जो है लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है। और उसकी कंडीशन ये होगी कि मेडिकल अथॉरिटी या ये लिख के दे कि ये जो है बंदा ठीक और फिट होने के बाद वापस ड्यूटी पर आ जाएगा। और ये जो है उसकी जो जमा होने वाली हाफ पे लीव से आने वाले टाइम में माइनस कर दी जाती है। एक सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कई बार कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है रूल 32 में है और ये कब दी जाती है? जब कार्मिक के पास कोई छुट्टी ना हो, साथ ही जो है उसके पास छुट्टी भी हो, फिर भी वो चाहता है कि मैं जो है ईओएल अप्लाई करूं, तो उसको जो है ईओएल दे दी जाएगी। ये छुट्टी वैसे तो केवल परमानेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, लेकिन जो है जो क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको भी जो है ये इन कंडीशन में दी जा सकती है, 3 महीने की, 6 महीने की और 18 महीने की। लेकिन उसके लिए कंडीशंस इन्होंने दी हुई है। 6 महीने की जब दी जाएगी आपको, जब उसके पास कोई और छुट्टी बकाया ना हो और जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करे। साथ ही 18 महीने की दी जाएगी जब वो जो है लगातार ट्रीटमेंट पे हो, या तो वो टीबी का या फिर, और उसको जो है मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए कि ये जो है टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा है। एक प्रश्न यहाँ से सीधे सीधा बनता है कि लीव इनकेसमेंट जो 10 दिन का अवकाश नकदीकरण मैक्सिमम कर सकते हैं एलटीसी के साथ में, तो इसका रूल भी पूछ लेता है 38A। साथ ही ये जो है क्या क्या कंडीशंस इसकी हैं, तो इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। वो मैक्सिमम, पहली बात तो एक बार में 10 दिन का ही एलटीसी के साथ में 10 डेज़ का लीव इनकेसमेंट ले सकता है। और उसकी कंडीशन ये है कि जो है 10 दिन प्लस जितने दिन वो ईएल ले रहा है उसके माइनस करने के बाद उसके अकाउंट में 30 दिन की जो है ईएल बचनी चाहिए। और पूरी सेवा के दौरान जो है वो केवल 60 दिन का ही लीव इनकेसमेंट ले सकता है एलटीसी के साथ में। इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जो 10 दिन का वो अवकाश नकदीकरण लेगा उसका जो उसको पैसा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो ये फॉर्मूला उसका दिया हुआ है। एक प्रश्न बनता है ये, मतलब रिटायरमेंट के बाद उसको जो मिलेगा लीव इनकेसमेंट उसका, तो इसका देख लेते। रिटायरमेंट के बाद जो है उसके खाते में जितने दिन छुट्टी जमा होगी उसमें मैक्सिमम जो 300 दिन का ही इनकेसमेंट करा सकता है वो। सपोज दैट किसी के खाते में 280 दिन ईएल जमा है और 100 दिन एचपीएल जमा है, तो अब आप कैसे इसको करोगे? तो इसमें क्या है, 280 उसको ईएल, पहले ईएल को लिया जाएगा, फिर 300 पूरा करने के लिए 20 दिन एचपीएल, तो टोटल उसको 300 ही दिन का लीव इनकेसमेंट मिलेगा। यदि उसके पास 300 से ज़्यादा, 300 मतलब 300 उसके पास ईएल ही जमा है तो फिर ईएल का मिल जाएगा उसको, और एचपीएल चाहे उसके पास कितनी भी जमा हो फिर एचपीएल का नहीं मिलेगा। यानी दोनों मिला के उसको मैक्सिमम 300 दिन ही लीव इनकेसमेंट दिया जा सकता है। और इसका फॉर्मूला भी इन्होंने दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ये ईएल के इनकेसमेंट के लिए है और ये एचपीएल के इनकेसमेंट के लिए है। अब आपको ले चलते हैं स्पेशल लीव की तरफ। तो स्पेशल लीव जो होती हैं मैटरनिटी लीव जैसे, तो मैटरनिटी लीव जो है आपके रूल 43 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। और ये आपको जो है केवल फीमेल जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको दी जाएगी, और ए मैक्सिमम ऑफ 180 डेज जो है ये दी जाती है। और ये केवल जो है जो एल्डेस्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं तभी जो है प्रसव के उनके प्रसव के लिए दी जाती है। साथ ही ये जो है मिसकैरेज या अबॉर्शन के लिए भी मैक्सिमम 45 डेज पूरी सर्विस के दौरान ये लीव दी जाती है, जिसे मैटरनिटी लीव ही कहा जाता है। अब आप अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महिलाओं के लिए तो इतना कुछ है, तो पुरुषों के लिए क्या है? तो पुरुषों के लिए भी जो है पैटर्निटी लीव का प्रावधान है, लेकिन ये केवल जो है 15 दिन का ही आपको दिया जाता है एक बार में। यानी पहले चाइल्ड के लिए 15 दिन, दूसरे चाइल्ड के लिए 15 दिन। लेकिन हाँ, मैटरनिटी लीव होता है 180 डेज़ का।
और ये भी कंडीशन इसमें भी सेम है, जो 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के जन्म के लिए ही दिया जाता है। और ये जो है आप जो है 6 महीने तक ले सकते हैं बच्चे के जन्म के से, और 6 महीने पहले भी ले सकते हैं। मतलब टोटल मिलेगी आपको केवल 15 दिन ही, और इसमें जो है आपको लीव सैलरी पूरी मिलेगी जो आप ड्रा कर रहे थे छुट्टी जाने से पहले। साथ ही इसे किसी अदर छुट्टी के साथ भी कंबाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपने टाइम पीरियड जो ऊपर दिया हुआ है 6 महीने का, उसमें छुट्टी नहीं काटी तो ये लैप्स भी हो जाती है। अब बात करते हैं चाइल्ड अडॉप्शन लीव की। रूल 43B में इसका जो है वर्णन दिया गया है। और ये जो है जिसके पास जो है 2 बच्चे से कम हैं तो वो महिला जो है चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है, और ये 180 डेज़ का जो है चाइल्ड अडॉप्शन लीव दी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीव है चाइल्ड केयर लीव। इसके बारे में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कई बार। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लेता है कि ये कितने दिन की जो है दी जाती है। तो पूरी सेवा के दौरान जो है ये आपको 730 दिन की छुट्टी दी जाती है, और ये केवल जो है महिला कर्मचारियों को दी जाती है। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस में ये मेल सर्वेंट्स को भी दी जाती है। जब जो है सिंगल मेल सर्वेंट हो तब जो है चाइल्ड केयर लीव मेल सर्वेंट को भी दी जा सकती है। चाइल्ड केयर लीव की और कंडीशंस भी हैं कि चाइल्ड जो है 18 साल से कम का होना चाहिए, और यदि डिसेबल्ड चाइल्ड है तब कोई एज लिमिट नहीं है। एक पूरे जो है कैलेंडर ईयर के दौरान केवल 3 स्पेल में ही ये छुट्टी दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं स्टडी लीव की। तो स्टडी लीव जो है एक बार में जो है 12 महीने से ज़्यादा नहीं दी जा सकती, और पूरी सर्विस के दौरान 24 मंथ्स के लिए जो है स्टडी लीव दी जा सकती है। और जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं उनको जो है 3 साल के लिए छुट्टी दी जा सकती है उनकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को एक्वायर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका लीव रूल का ओवरव्यू। अब इससे आधारित प्रश्न जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे। लगभग 100 प्लस 100 से भी ज़्यादा हम MCQ लेके आएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से होगी। और ये जो एग्ज़ाम जामिया वाला होने वाला है, आपका एग्ज़ाम भी दिसंबर में एग्ज़ाम करा लिया। और LDC, खासकर LDC वाले जो लोग हैं, कम से कम 30 मार्क्स तो इस सब से पूछा ही जाएगा। जो रूल वाला पोर्शन है इससे 30 मार्क्स आपका पूछा जाएगा, और आप कहीं भी ये नहीं पढ़ सकते। अगर आपको बुक भी प्रोवाइड करा दी जाए तो आप समझ नहीं पाओगे। मैं ऑब्जेक्टिव में आपको साथ ही समझाता हुआ भी चलूँगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। जय हिंद।